नमस्कार दोस्तों हम पढ़ते आए थे राज्य व्यवस्था। ठीक है, हमने राज्य व्यवस्था में वैसे तो बहुत से टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे, लेकिन अब जो महत्वपूर्ण टॉपिक है अब हम शुरू करेंगे अपना मौलिक अधिकारों के बारे में। क्या शुरू करेंगे? हम शुरू करेंगे मौलिक अधिकारों के बारे में। राइट, हमारे संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार है और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक मौलिक अधिकार है, इनके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप इस चैनल पर अभी तक नए हो तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। मुझे पता है कि आपको यह वीडियो अच्छी तरह से बिल्कुल डेफिनेटली समझ में आएगी। इससे पहले कुछ हो कि आप वीडियो को तुरंत लाइक करिए, फर्स्ट लाइक करके दिखाना। ठीक है, चलिए समझने की बात करते हैं। आज जो हम पढ़ेंगे, पहला पढ़ेंगे हम मौलिक अधिकार क्या है। ठीक है, अधिकार क्या होते हैं? यदि मैं आपसे एक ही क्वेश्चन पूछ दूं कि अधिकार क्या होते हैं, तो आपको इसमें जवाब क्या होगा? अधिकार यानी कि क्या जवाब होगा आपका? सोचिए, देखना। अधिकार से तात्पर्य है किसी व्यक्ति को दिए गए विशेष कुछ नियम कानून के विरुद्ध कार्य करने की क्षमता। देखना, यदि मैं किसी राज्य का एक महाराजा हूँ, ठीक है, मैं किसी राज्य का महाराजा हूँ, उसमें कोई श्याम नाम का लड़का है, श्याम नाम का लड़का है। उस लड़के को मैंने ये कहा कि तुम मेरे द्वारा दिए गए जितने भी निर्णय हैं उनके खिलाफ कहीं भी जा सकते हो, उनके खिलाफ आप मुझको शिकायत भी कर सकते हो, मेरे निर्णय के खिलाफ। यानी कि मैंने उसको क्या प्रदान किया? मैंने प्रदान किया उसको अपने निर्णयों के खिलाफ एक अधिकार। राइट, तो अधिकार क्या है? किसी भी नियम कानूनों के विरुद्ध दिए गई शक्तियाँ। मैंने शक्तियाँ दे दी श्याम को कि तुम मेरे जो निर्णय हैं उनके खिलाफ भी आ सकते हो। यही शक्तियाँ क्या है? उसके अधिकार है। ठीक है, लेकिन हमारे देश में अधिकारों की आवश्यकता क्यों पड़ी, जिनको हम मौलिक अधिकार कहते हैं? ध्यान सुनना, मेरी बात कहने का तात्पर्य क्या है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तो हमने गुलामी ही देखी थी। तब तक हमने 200 वर्ष तक किसकी गुलामी देखी? हमने देखी अंग्रेज़ों की गुलामी। अब अंग्रेज़ों की गुलामी इतने 200 वर्ष तक जैसे सही, तो हमें ये नहीं पता पाया कि हमारे अधिकार वास्तव में है क्या, हम अपने भारत के लिए क्या कर सकते हैं, अथवा जो हमारी जो भारत की जो सरकार निर्मित होगी, क्या वह भी अंग्रेज़ों की तरह ही शासन करेगी हमारे पे? इस चीज़ को देखते हुए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने अधिकार के लिए कुछ कदम उठाए। जैसे ब्रिटेन में 1215 की बात है, सर जॉन ने एक मैग्ना कार्टा निकाला था। ब्रिटेन में सर जॉन ने एक मैग्ना कार्टा निकाला था। कब? 1215 में। 1215 में बात कही गई थी कि जितने ब्रिटेन वासी हैं उनको कुछ अधिकार दिए जाएंगे। ठीक है, ब्रिटेन वासी है उनको कुछ अधिकार दिए जाएंगे। वहाँ के जो राजा थे सर जॉन, 1215 की बात है। उस मैग्ना कार्टा को ही ब्रिटेन का अधिकार पत्र कहा गया, यानी कि किसी भी व्यक्ति को अधिकार दे दिया गया था। ऐसे ही भारत में जब सरकार गठित हुई, तो सरकार गठित होने के बाद भय ये रहा था कि कहीं सरकार भी हमारी जो वास्तव में जो जनता है इनके खिलाफ कोई कदम ना उठाए। जो जनता है, जो हमारे देशवासी है, क्या ये बिल्कुल गुलामी की तरह रहेंगे अथवा गुलामी से निकल चुके? अब इन चीज़ को समाप्त करने के लिए एक अधिकार शब्द का यूज किया गया। हमारे जब संविधान निर्माण किया गया था, तो संविधान निर्माण में भाग 3 में मौलिक अधिकारों को लिया गया। मौलिक अधिकार लिए गए थे हमारे कहाँ से? अमेरिका के संविधान से। और अमेरिका में कहाँ से लिए गए थे? अमेरिका में लिए गए थे ब्रिटेन के संविधान से। ये भी बात आपको नोट करने लायक है। ध्यान सुनो, जो हमने मौलिक अधिकार ग्रहण किए कहाँ से किए? अमेरिका के संविधान से हमने मौलिक अधिकार लिए। ठीक है, लेकिन यदि बात करें कि जो मौलिक अधिकार है, जो मूल अधिकार है, जो फंडामेंटल राइट्स है, इनका जो जनक है कौन सा देश है? तो इनका जनक है ब्रिटेन। हमने ब्रिटेन से न लेकर हमने अमेरिका से लिए थे। भारत के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। ठीक है, ये बात हमको समझ में आई। अब बात आती है कि वर्तमान में हमारे पास मौलिक अधिकार कितने हैं और मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी, समझते हैं। वर्तमान में हमारे पास 6 मौलिक अधिकार है। कितने अधिकार है? वर्तमान में हमारे पास 6 मौलिक अधिकार है। और मूल संविधान में कितने अधिकार थे? मूल संविधान में अधिकार थे हमारे 7। जी बिल्कुल 7 कौन कौन से थे? ध्यान सुनना, 6 की लिस्ट तो ये रही, 6 की लिस्ट ये रही। पहला समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्र का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। और इसके बाद का जो था
जो अधिकार था वह था 31वें अनुच्छेद में संपत्ति का अधिकार। कौन सा था? संपत्ति का अधिकार। उसके बाद आता था हमारा संवैधानिक उपचार का अधिकार, आर्टिकल 32 के अंतर्गत, ठीक है। लेकिन जो संपत्ति का अधिकार है वो 44वें संविधान संशोधन 1978 में समाप्त कर अनुच्छेद 300 क में डाल दिया गया। किसमें? आर्टिकल 300 क, यानी कि 300 ए भी कह सकते हैं। ये कौन से भाग की बात है? ये भाग 12 में डाल दिया गया था। किसमें? भाग 12 के अनुच्छेद किसमें? आर्टिकल 300 ए में डाल दिया गया था। कौन सा अधिकार? संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। चलिए, संपत्ति का अधिकार मैंने आपको बता ही दिया। ये पहले कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद है 31। चलिए, हमने जाना कि हमारे वर्तमान में कितने मूल अधिकार है और मूल में कितने मूल अधिकार थे। मूल से मतलब मूल संविधान में किस संविधान संशोधन द्वारा जो हमारा 7वां मूल अधिकार था, जिसको हम संपत्ति का अधिकार है, वह है 44वां संविधान संशोधन। कब? 1978 में। इनको समाप्त करके भाग 12 के अनुच्छेद 300 ए में शामिल कर दिया गया था। ठीक है, चलो, ये बात आई हमारे मूल अधिकारों के बारे में। कुछ मूल अधिकारों के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य मैंने लिख दी है, मैं एक एक पढ़ के बता रहा हूँ, फिर इनके डिटेल में जानकारी लेंगे। देखते, पहली बात है कि मूल अधिकार का सर्वप्रथम विकास कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में। मैंने बताया था कि सन 1215 में किसने? सन 1215 में ब्रिटेन के राजा थे एक सर जॉन, राजा थे, उनका नाम क्या था? सर जॉन। सर जॉन, उन्होंने ब्रिटेन के देशवासियों को, जो ब्रिटेन की जनता थी, उन्हें कुछ अधिकार दिए। उन अधिकारों को क्या कहा गया? मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा, ठीक है ना, यानी कि अधिकार पत्र, अधिकार पत्र सौंप दिया गया। ठीक है, चलिए, एक लुईस सोल्वे का तो नाम सुना होगा, फ्रांस की क्रांति थी 1789 में। लुईस सोल्वे को मूल अधिकार के उल्लंघन के आधार पर ही तो फांसी पर लटका दिया गया था। जो फ्रांस के जो जनता थी, जो देशवासी थे, उनके मूल अधिकारों को हनन किया जा रहा था उस राजा के द्वारा, लुईस सोल्वे के द्वारा। समझने की बात है, लुईस सोल्वे के द्वारा 1789 में जो उसको फांसी दी गई, क्यों दी गई? लुईस सोल्वे को जो फांसी दी गई 1789 में क्यों दी गई? क्योंकि उसके द्वारा फ्रांस की जनता के मौलिक अधिकारों का बहुत ही क्या ना भयंकर रूप से हनन किया जा रहा था। ठीक है, वहाँ की जनता आक्रोश पाई, बास्तीन के किले पर उन्होंने आक्रमण किया, बास्तीन का किला तोड़ दिया। तोड़ने के बाद लुईस सोल्वे को कब्जे में लेकर उसको फांसी पर चढ़ा दिया। ये हिस्ट्री का पार्ट है, लेकिन मैंने आपको बता दिया, ये भी मौलिक अधिकार का ही कहीं ना कहीं इतिहास में संक्षिप्त है। ठीक है, दूसरी बात देखते हैं कि सर्वप्रथम अमेरिका के संविधान में मूल अधिकार का प्रावधान किया गया। ध्यान सुनना, सर्वप्रथम ये केवल मैग्ना कार्टा राजा के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, ना कि संविधान में वर्णित किया गया था। ठीक है, दूसरी बात है कि सर्वप्रथम जो अमेरिका का संविधान है, अमेरिका के संविधान में मूल अधिकार का प्रावधान कर दिया गया। ब्रिटेन के संविधान में नहीं किया गया था 1215 में, केवल मैग्ना कार्टा यानी कि एक अधिकार पत्र सौंप दिया गया था। ठीक है, ये बात तुमको समझ में। अगली बात देखते हैं। अगली बात है कि ब्रिटेन में मूल अधिकार को बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रिटेन में मूल अधिकार को बिल ऑफ राइट्स। ये बात नोट करने की है, क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें, ये बात याद रखना। जो ब्रिटेन में मूल अधिकारों को क्या कहते हैं? बिल ऑफ राइट्स। चलिए, अब भारत के संविधान के बारे में देखते हैं कि भारतीय संविधान का भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 मूल अधिकारों के बारे में है। किसमें है? भारत के संविधान का भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 किसके बारे में है? मूल अधिकारों के बारे में है। चलिए कुछ देखते हैं। व्यक्तियों के विरुद्ध कुछ मूल अधिकार है, जैसे कि 15, 2, 17, 23, 24। इस शब्द को मैं समझाना चाहूँगा। देखना, जो अमेरिका के मूल अधिकार है, जो अमेरिका के मूल अधिकार है वे एब्सोल्यूट है। क्या है? एब्सोल्यूट, यानी कि आत्यंतिक। लेकिन भारत के मूल अधिकार एब्सोल्यूट नहीं है। सर मतलब कहना क्या चाह रहे हो? हमें तो कुछ समझ में नहीं आया, आप समझ में आएगा, ध्यान सुनना। जो अमेरिका के मूल अधिकार है उनके खिलाफ हम न्यायालय में नहीं जा सकते, उनके खिलाफ हम न्यायालय में नहीं जा सकते। लेकिन जो भारत के मूल अधिकार है उनके खिलाफ हम न्यायालय में जा सकते हैं। मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध जहां नागरिकों को शक्ति प्रदान करता है, वहीं राज्य को भी नागरिकों के विरुद्ध अथवा व्यक्ति के विरुद्ध कुछ थोड़ी सी शक्ति प्रदान करता है। ठीक है ना, ये बात समझने की है।
कहने का तात्पर्य यही है कि जो भारत में मूल अधिकार है वे आत्यांतिक मूल अधिकार नहीं है। ठीक है, यानी कि वे कुछ मूल अधिकार व्यक्तियों के विरुद्ध है। कौन कौन से? तो आर्टिकल याद रख लेना, 15, 2, 17, 23, 24। ठीक है ना, आर्टिकल 15 सब क्लोज 2, आर्टिकल 17, 23, 24। देखना अगली बात है कि केवल नागरिकों को मूल अधिकार प्राप्त है। कौन कौन से हैं? देखना, कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं जो केवल नागरिकों को ही प्राप्त है, जैसे कि 16, 17, 19, 29, 30। 15, 16, 19, 29, 30, सॉरी 17 कर दे, 15, 16, 19, 29, 30। ये केवल किसको? भारत के नागरिकों को ही प्राप्त है, ना कि व्यक्तियों को। सर आप व्यक्ति कह रहे हैं, नागरिक कह रहे हैं, इनका क्या अर्थ है? ये मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा कि व्यक्ति क्या है और नागरिक क्या है। मोटा मोटा समझ लीजिए, नागरिक तो नागरिक है, लेकिन व्यक्ति में राज्य की संस्थाएं अथवा प्राइवेट परिषद भी आ जाती है। ठीक है ना, ये बात तो तुमको ध्यान रखना है। अगली बात देखते हैं। अगली बात है कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 20 व 21 के सिवाय सभी मूल अधिकारों को निरस्त कर सकते हैं। अनुच्छेद 20 और 21, ठीक है ना, अनुच्छेद 20 और 21 जीवन की स्वतंत्रता का अधिकार, इसको छोड़कर बाकी जितने भी मूल अधिकार है उनको राष्ट्रपति समाप्त कर सकता है, वो भी किन्हीं आधारों पर। ऐसे नहीं कि जब चीज चाहे जब कर दे, नहीं। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के दौरान इनमें कुछ वर्णन है। आपातकालीन शक्ति यदि मैंने तो आपको पढ़ाई दी, लेकिन आपने यदि पढ़ी हो तो समझ जाना, उसमें बताया गया है कि कौन सी मूल अधिकार कब हनन होगा। ठीक है ना, चलिए ये बात तो हमने थोड़ी सी जान ली। अगली बात देखते हैं। सामान्यतः मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। सामान्यतः मूल अधिकार राज्यों के विरुद्ध नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। इस लाइन का मतलब क्या है समझने की कोशिश करना। इस लाइन का मतलब है जो मूल अधिकार है, मैंने बताया था कि एक ऐसी शक्ति जो किसी व्यक्ति अथवा नागरिक को सौंपी गई, किसके खिलाफ? राज्य के ही खिलाफ। जब हमने अपने यहाँ गणतंत्र व्यवस्था को अपनाया, यानी कि जो चुना हुआ हमारे राष्ट्र का अध्यक्ष होगा, कैसा होगा? चुना हुआ होगा। तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं गणतंत्र की व्यवस्था। ठीक है, अब यदि वह राष्ट्र का अध्यक्ष ही जनता का शोषण करने लगे तो उसका क्या होगा? तो इसका प्रावधान हमारे भाग के संविधान का भाग 3 में कर दिया गया। उनको, राष्ट्र के अध्यक्ष को, हमारे नागरिकों के खिलाफ यदि कुछ कार्य करना है तो उनके विरुद्ध ये जो हमारे मौलिक अधिकार है वे आड़े आएगी। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि राज्य क्या है मैं आगे बताऊंगा। राज्य नागरिकों के विरुद्ध कुछ कार्य नहीं कर सकता। कुछ अपवाद है जो मैंने आपको बताया, 15, 2, 17, 23, 24 इनको छोड़कर। ठीक है, ये बात तो आपको समझ। वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार है? वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। समानता का अधिकार, स्वतंत्र, शोषण, धार्मिक, इनको याद रख लीजिएगा। ठीक है ना, क्रमवाइज। जो समानता का अधिकार है 14 से 18 है। स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 19 से 22 है। और शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है अनुच्छेद 23-24 में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में है। और संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से अनुच्छेद 30 में है। ठीक है, और संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 में। संवैधानिक उपचार क्या है जानेंगे। बेस्ट तो क्या है, जो इम्पोर्टेंट है वह है संवैधानिक उपचार। इसी के ऊपर तो बहुत कुछ वाद विवाद चलते हैं सुप्रीम कोर्ट में। अनुच्छेद 32 के तहत ही सब चीज़ होती है, ज़्यादातर अनुच्छेद 32। अब देखते हैं राज्य क्या है। राज्य समझने की कोशिश करते देखते। अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। किसमें किया गया? अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य शब्द को परिभाषित किया गया। राज्य शब्द में कौन कौन शामिल है देखते हैं। भारत की सरकार एवं संसद। भारत की सरकार एवं संसद राज्य शब्द में शामिल है, बिल्कुल ठीक है। दूसरी देखते हैं राज्यों की सरकारें एवं विधानमंडल, यानी कि उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, इन सब की सरकार और विधानमंडल क्या है, किस में आते हैं? राज्य शब्द में। सभी स्थानीय पदाधिकारी और सभी अन्य पदाधिकारी, ये भी सब किस में आते हैं? राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। अब सोच रहे हो सर ये स्थानीय पदाधिकारी क्या है, देखते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन आती है? नगर पालिकाएं, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, ग्राम पंचायत, इनके ऐसी जैसी संस्थाएं शामिल है। ठीक है, दूसरी बात देखते हैं अन्य पदाधिकारी। अन्य पदाधिकारी ऐसे जो संविधान या तो किसी परिनियम के द्वारा गठित किए जाते हैं, जिनका सृजन ही संविधान में अथवा
किसी नियम या परिनियम के द्वारा किया गया हो। कौन से देखते हैं, जैसे कि LIC है, विश्वविद्यालय है, भारत पेट्रोलियम है, उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक है इत्यादि। ये सब कौन से में आएगी, अन्य प्राधिकारी में। लेकिन कुछ ऐसे भी है जो राज्य की परिभाषा में शामिल नहीं है। देखना, यदि मैं मोटी मोटी बात कहूँ तो राज्य में वे है जो सरकारी है, ठीक है ना, जो सरकारी है। लेकिन सरकारी तो और भी है, लेकिन वे राज्य की परिभाषा में नहीं। तो आप ऐसे मान के चलिए कि वे अपवाद है। कौन कौन से, देखना, राष्ट्रीय शैक्षणिक एवं अनुसंधान परिषद, जिसको हम NCERT भी कहते हैं, ठीक है ना। NCERT तो आप पढ़ रहे होंगे, हाँ। तो ये राज्य की परिभाषा में नहीं शामिल है। दूसरे देखते हैं ICICI बैंक, ICICI बैंक, यह भी राज्य की परिभाषा में शामिल नहीं है। तीसरा है वक्फ बोर्ड, वक्फ बोर्ड, यह भी। चौथा है BCCI, यानी क्रिकेट वाला ही, समझिए वो। चौथा, पांचवा है निजी विश्वविद्यालय। निजी विश्वविद्यालय मतलब प्राइवेट यूनिवर्सिटी। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में यदि सरकार द्वारा कोई अनुदान दिया जा रहा है तो वह राज्य की परिभाषा में शामिल हो जाएगा। अन्यथा यदि सरकार उसमें अनुदान नहीं दे रही तब वह राज्य की परिभाषा से बाहर है। अगला देखते हैं राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ, और महत्वपूर्ण है हमारा न्यायालय। महत्वपूर्ण कौन सा है, न्यायालय। हमारे जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सभी तरीके के जिला अधीनस्थ न्यायालय, ये राज्य की परिभाषा में शामिल नहीं है। किस में शामिल नहीं है, राज्य की परिभाषा में शामिल नहीं है। चलिए, आज हमने आर्टिकल 12 जाना, कल को आर्टिकल 13 से लेकर के आर्टिकल हम 17 और 18 को भी देखिए। हमको पढ़ना है समानता का अधिकार। भारत में जो समानता है वो समता के आधार पर है। किसके आधार पर है, समता के आधार पर। पहले मैं आपको समानता और समता क्या है इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। इसके बाद हम शुरू करेंगे अपना टॉपिक। नमस्कार, मुझे लगा होगा आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।